हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपको बहुत ही अच्छी चीज मैं पढ़ाने वाला हूं। कहोगे सर ये चीज क्या है, सब्जेक्ट पढ़ाओ ना। इस सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया कुछ अच्छा कराने वाला हूं। जो सवालों से आप मोल कंसेप्ट में डरते थे वो डर आज और खत्म हो जाएगा। वो जो वैसे वाले सवाल आते हैं ना कि बैलेंसी, कि इस मेटल पर बैलेंसी कितनी होगी, वो देखने में तो लगते बड़े आसान, तो हम तुक्का लगाते हैं, ए पार्ट बी पार्ट तुक्का लगाते हैं कि, लेकिन हम क्यों तुक्का लगाते हैं? क्योंकि जब हम सॉल्व नहीं कर पाते तभी हम क्या लगा देते हैं, उसमें तुक्का लगा देते हैं, जबकि वो सवाल सॉल्व करना बहुत ही आसान है। और उन्हीं सवालों पे मैं आज आपकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक और इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है लिमिटिंग रीजेंट। क्या नाम है? लिमिटिंग रीजेंट। पूरा एलआर लिमिटिंग रीजेंट आपको आना बहुत जरूरी है। और लिमिटिंग रीजेंट भैया कुछ भी बच्चे पता नहीं क्यों कहते कठिन है। अरे बचपन में आपने, सॉरी एक आदमी नहीं, बचपन में आपने कुछ क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि एक आदमी एक काम को इतने दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। ऐसे वाले क्वेश्चन आपने क्या किया होगा, पढ़े होंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन क्या किया होगा, आपने पढ़े होंगे। और जब ऐसे वाले क्वेश्चन आपने पढ़े हैं तो मुझे लगता है इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम लोग जो मोल कंसेप्ट का हमारा फोर्थ लेक्चर है, कौन सा लेक्चर है? जो फोर्थ लेक्चर है, जो इससे पहले मैंने लेक्चर पढ़ाया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी कि लेक्चर थर्ड, लेक्चर फोर्थ हर बच्चा जरूर देखे। और इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने मोल कंसेप्ट के अगले टॉपिक पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ, ध्यान दीजिएगा इधर, ध्यान दीजिएगा इधर। हम बात करते हैं कि जो एनायन होते हैं, इन सवालों को करने से पहले उन पर वैलेंसी कितनी होती है। क्योंकि अभी आप 11th क्लास में हैं, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने नहीं पढ़ा, आपको आइड एट आइट कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहले वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और कुछ बातें जैसे फॉस्फाइड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कि सब पढ़ते हो एक तरीके के फॉस्फाइड की कहानी चलती एक तरफ, तो कैसे फॉस्फाइड से वो चीज इंटर रिलेट है वो भी आपको एकदम मैं बोर्ड पे क्लियर करूंगा। तो एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए, इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सबसे पहले लिखूं तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, देखो भाई, सबसे पहले जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है सल्फाइड की। सल्फाइड, देखो, तो सल्फाइड को क्या लिखोगे? एस डबल नेगेटिव। क्या लिखोगे? क्योंकि सल्फर किस फैमिली का एलिमेंट है? सल्फर किस फैमिली का एलिमेंट है? सल्फर 6, उससे टीपो, यानी कि सल्फर आ गया 6 ग्रुप में। यानी कि सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए? ओनली 2। कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझो, सब ध्यान से समझो क्या होगा। अब अगर हम लोग बात करें आगे की तो ध्यान से समझना इधर। अब देखो सल्फाइड के बाद है सल्फेट। सल्फेट क्या बोल रहा हूं, सल्फेट से पहले बताते हैं सल्फाइड। सल्फाइड किसको बताते हैं? सल्फाइड को बताते हैं। देखो किसको बता रहे हैं? सल्फाइट को बता रहे हैं। तो सल्फाइट क्या आ गया बाद में? आइट आ गया। तो इसका मतलब होता है SO3 पर डबल नेगेटिव। पहले आप ऐसे समझते हैं, अभी याद करना, आपको इतना पता होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन करने हैं। क्या हो गया? सल्फाइट पर SO3 पर डबल नेगेटिव। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है सल्फेट। क्या आता है? सल्फेट। अगर सल्फेट की बात करें तो देखो सल्फेट पर क्या होता है, ध्यान देना, सल्फेट पर, सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो सल्फेट पर देखो क्या होगा, SO4 पर डबल नेगेटिव होगा। SO4 पर डबल नेगेटिव होगा। क्या होगा? SO4 पर डबल नेगेटिव होगा। बात क्लियर है अब तक? देखो भाई, अब SO4 पर अगर डबल नेगेटिव है, क्या है? SO4 पर
डबल नेगेटिव है। तो ये आपको तीन बातें पहले किसके बारे में पता चल गई, सल्फर के बारे में पता चल गई। अब देखो आगे आप ध्यान से समझिए। अब इसके बाद दूसरा आता है, अब दूसरी चीज देखो भाई, सल्फेट के बाद है, सल्फेट के बाद है, आप ध्यान से देखिएगा, मतलब नाइट्रोजन के बारे में। किसके बारे में, नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्राइड क्या है, नाइट्राइड, आइड, NITRIDE, नाइट्राइड। नाइट्राइड का मतलब हो गया बेटा N पर 3 नेगेटिव। बेटा जब तक आपको इस एनायन के बारे में पता नहीं होगा, और मैक्सिमम वो यही एनायन पूछेगा आपसे, मैक्सिमम टाइम वो यही एनायन की बात करता है, कुछ अलग लिखता ही नहीं ज्यादा आपके पेपर में। यहां तक बात क्लियर। यानी कि N पर 3 नेगेटिव, N पर क्या हो गए 3 नेगेटिव। इसके बाद आता है नाइट्राइट, NITRITE, नाइट्राइट। नाइट्राइट का मतलब हो गया NO2 पर डबल नेगेटिव, क्या हो गया, सॉरी, NO2 पर डबल नेगेटिव। अब NO2 पर अगर डबल नेगेटिव है तो देखो NO2 पर डबल नेगेटिव। अब देखो नाइट्राइट है, नाइट्राइट पर ध्यान दो। अगर नाइट्राइट की बात करोगे तो नाइट्राइट पर क्या होगा, जल्दी बोलो, एक निगेटिव होगा। क्या होगा, एक निगेटिव होगा। और NO3 की बात करोगे, कभी भी नाइट्राइट पर डबल निगेटिव नहीं होता है। इसके बाद बात करो नाइट्रेट की, किसकी बात करोगे, नाइट्रेट की। तो नाइट्रेट में देखो क्या होता है, NO3 पर डबल निगेटिव होता है। क्या होता है, NO3 पर डबल निगेटिव होता है। इतनी बातें अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि जो मेटल वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको ये एनायन नहीं पता होगा ना, आप नहीं कर पाओगे। दुनिया की कोई ताकत जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनसे ये क्वेश्चन नहीं करवा पाएगी, मैं बता रहा हूं। लोग कहेंगे आपसे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मत रटो फलाना। ठीक है भैया, आपको रटना पड़ेगा। ये आप अभी याद करके रखो, अभी आप 10th पास करके आए हो, अभी आपको केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा पता नहीं है। जब पूरी केमिस्ट्री ओवरऑल दिमाग में घूमने लगती तो चाहे रटो चाहे मत रटो, तब इक भी समझ में आता, एस भी समझ में आता, आइड भी समझ में आता, एट भी समझ में आता है। लेकिन अभी कुछ नहीं आएगा समझ में, ध्यान रखना। आगे देखो, अब अगर आगे मैं बात करूं, आगे आता है, यहां पर देखो, इस तरफ लिखता हूं मैं कि फास्फोरस के। तो देखो फास्फोरस में क्या होता है, यही बस थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉस्फाइड की, किसकी बात करूं, फॉस्फाइड की। बेटा बता, फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताओ। पी पर ट्रिपल निगेटिव, क्या होगा बेटा, पी पर ट्रिपल निगेटिव होगा। इसके बाद देखो बेटा, फॉस्फाइट क्या होता है, अब बताते हैं, हम बताते हैं। फॉस्फाइट, देखो फॉस्फाइट का मतलब होता है HPO3 पर डबल निगेटिव। क्या होता है, HPO3 पर डबल निगेटिव। अभी बताएंगे कैसे आया, एक बता देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद आता है फॉस्फेट, फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट पे होता है PO4 पर डबल निगेटिव। क्या होता है, PO4 पर डबल निगेटिव। ठीक, अब देख, ओह गलती हो गई, ये PO4 पे कितना होगा, ट्रिपल निगेटिव। क्या होगा, ट्रिपल निगेटिव होगा। यानी कि फॉस्फेट PO4 पर ट्रिपल निगेटिव है। यानी कि PO4 पर कितने निगेटिव होते हैं, 3 निगेटिव होते हैं। अब देखो, कहोगे सर ये सब आया कैसे है, ये वाले फास्फोरस का, सर बाकी तो मुझे सब समझ में आ गए, लेकिन ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखो भाई, आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। सबसे पहले बात करते हैं H3PO4, क्या है ये, H3PO4, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। अब अगर इसको फॉस्फोरिक एसिड अगर बोलते हैं तो ये कैसा होता है, ट्राई बेसिक होता है। सर ये एसिड है बेसिक, बेटा समझना, 11th वालों ध्यान से सुनना, अभी याद कर लो। किसी भी एसिड की बेसिकसिटी बताई जाती है और किसी बेस की एसिडिटी बताई जाती है, याद कर लो, ऐसा होता ही है, ये याद कर लो। ये क्या ना, ये जान लो, ये अजर और अमर कहानी है।
ठीक है, बात क्लियर। अब देखो इसके बाद ध्यान से समझना, H, देखो अगला क्या है बोलो बेटा, H3PO3 क्या है, H3PO3, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे पूरा मजा ले रहे हो, आ जाए। फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, डाई बेसिक होता है। कैसा होता है, डाई बेसिक होता है, बात क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें कि नेक्स्ट बोलो, H3PO2 क्या है, H3PO2 इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। वेरी गुड बच्चों, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये कैसा होता है, मोनोबेसिक होता है। कैसा होता है, मोनोबेसिक। कैसा होता है, मोनोबेसिक होता है। अब जरा इस कंफ्यूजन को आप दूर करिएगा पहले कि सर आइट में बाकी किसी में एच नहीं आ रहा है, इसमें क्यों एच आ रहा है, समझना जरा। यानी कि P पर देखो H3PO3 है जैसे हमारे पास ये है। देखो इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, हमेशा क्या करोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना 11th वालों, कि P से एक डबल बॉन्ड आपको लगाना ही लगाना है। इतनी बात, ये ऐसा होता है, P से एक डबल बॉन्ड लगाना ही लगाना है। इनके स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही बनाए जाते हैं जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड होते हैं, चाहे वो पायरो हो कुछ भी हो, लेकिन P से डबल बॉन्ड हो आना ही आना है। यानी कि इसके बाद देखो कितने ऑक्सीजन है, 1 2। अब इन ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या, अब देखो फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 5। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। तो एक H तो यहां लगा दिया, एक H यहां लगा दिया और एक H यहां लगा दिया, भैया देख लो। यानी कि अब इसकी बेसिकसिटी की जो बात कर रहे हो आप, यहां से कितने H हटा सकते हो, यानी कि एक H ये वाला हटा सकते हो और एक H ये वाला हटा सकते हो। बात क्लियर, एक H ये वाला हटा सकते हो और एक H ये वाला हटा सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। एक H इसको हटाया और एक H इसको हटाया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक। यानी कि अब देखो क्या बचा, HPO3 पर कितने निगेटिव, कितने H बाहर गए, डबल निगेटिव। देखो यही तो फॉर्मूला है, आ गई बात समझ में, यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक, अब इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, उस पर बेस करते हैं क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, 3.6 ग्राम 3.6 ग्राम 3.6 ग्राम metal oxide react with excess of hydrogen, then 3.2 gram, 3.2 gram metal is formed, 3.2 gram metal is formed. If the atomic weight of metal, if the atomic weight of metal 64, then the formula of metal phosphite, लिखो ना बैठे हो, metal phosphite, ठीक है। देखो भाई अब ध्यान दो यहां पर, तो देखो अब ध्यान से समझना मेरी बात को, जल्दबाजी नहीं है मुझे बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है भैया, ध्यान से समझो। देखो क्या होता है, बोला मेटल फॉस्फाइट। अब देखो मैंने आपको फॉस्फाइट या नाइट्राइट क्यों लिखाया, अब अगर आपको नहीं पता है ना तो थोड़ा भयंकर कंफ्यूज आ जाओगे, और अगर कंफ्यूज आ गए तो उसका कोई सलूशन नहीं है, ध्यान रखना, वहां कोई भगवान मदद करने नहीं आएंगे। तो देखो मेरी बात ध्यान से, फॉस्फाइट अगर आपको पता है तो आपके दिमाग में चलने लगा क्या होगा, जल्दी पेज पलट को तुम बताओ, क्लास में बैठे हो तुम लोग बताओ, चलो क्या होगा, HPO3 पर डबल निगेटिव, इतना पता है हमें। अब मेटल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, देखो कि मेटल पर कितना चार्ज होगा, यानी कि मेटल की वैलेंसी कितनी होगी।
आप अपनी मर्जी से मेटल पर कुछ भी नहीं मान सकते। अगर आपने ऐसा मान लिया तो वो गलत होगा। मेटल तो कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता या मेटल क्या है। फॉस्फाइट अगर आपको क्लियर है तो आप वो बात क्लियर होना बहुत जरूरी है कि HPO3 पर डबल निगेटिव। अब समझो, यहां पर आपने एज्यूम कर लिया, इसको मैं यहां से 2 पार्ट्स में जैसे डिवाइड कर देता हूं ऐसे। अब देखो, अगर आपने एज्यूम कर लिया कि सर मैंने एक मेटल फॉस्फाइट माना M, एक मेटल फॉस्फाइट जो मैंने माना है वो मैंने माना है, देख ध्यान से देखो इधर, अगर एक मेटल फॉस्फाइट अगर मैंने माना, लेकिन मेटल फॉस्फाइट मानने से पहले उसने दिया क्या है आपको क्वेश्चन में, मेटल ऑक्साइड दिया है। ये एक सबसे बड़ा आपकी दिमाग पे कंफ्यूजन चला जाएगा, इसीलिए मैं हर बात को 2 से 3 बार रिपीट करता हूं, 2 से 3 बार। अब देखो, पहले कहा उसने मेटल ऑक्साइड, अब वो मेटल ऑक्साइड पे नहीं पता आपको कितना चार्ज है। तो आपको पता है कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है। अब ये भी नहीं पता ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज होगा, कुछ नहीं पता, आपने कह दिया M पर +X है और इस पर कितना है, इस पर कितना है, जल्दी बोलो, इधर लिखता हूं थोड़ा सा। M पर कितना है बेटा, +X है और O पर कितना है, -Y है। क्लियर? इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा, M/OX बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। अब देखो, अब अगर ये मेटल ऑक्साइड बन गया तो समझना ध्यान से भाई, क्या है, अब मेटल ऑक्साइड MX, क्या है मेटल ऑक्साइड MX, और क्या है, सॉरी मेटल ऑक्साइड क्या, M/ और OX। ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और क्या बना रहा है, एक मेटल बना रहा है। और जो मेटल ऑक्साइड है क्वेश्चन में दिया गया है कितना है, 3.6 ग्राम है। कितना है, 3.6 ग्राम है। और ये किसमें है, एक्सिस में है। किसमें है, एक्सिस में है, एक्सिस में है। अब अगर एक्सिस में है तो देखो भाई क्या होता है, ध्यान देना। और ये कितना मेटल प्रोड्यूस कर रहा है, जल्दी बोलो, 3.2 ग्राम। मैंने पिछले क्वेश्चन का ही सेम डेटा लिया है, बस एंड में क्वेश्चन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी कि 3.6 था, मिला कितना 3.2, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई इसमें, 0.4। कितनी हो गई भाई, क्या करोगे, 3.6 में से 3.2 माइनस कर दोगे और आपको क्या पता चल जाएगा, ऑक्सीजन का वेट पता चल जाएगा। 3.6 में से 3.2 माइनस करोगे तो भगवान की दुआ से कितना बचेगा, 0.4 बचेगा। तो अब देखो, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी पिछले लेक्चर में, क्या करोगे, y/x, ए क्या है, y/x, फिर क्या लिखोगे इधर, मोल्स ऑफ मेटल M अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो क्या हो जाएंगे मोल्स। अब देखो मोल्स ऑफ मेटल M, मेटल कितना है 3.2 और इसका एटॉमिक वेट आपको दिया 64 अपॉन ऑक्सीजन का वेट कितना आया है, 0.4। कितना आया है, 0.4। कैसे आया, 3.6 से मेटल उसने कहा कितना बन रहा है, 3.2 ग्राम बन रहा है। कितना बन रहा है, ग्राम में है, सही कर लो, 3.2 ग्राम। तो बचा हुआ क्या हुआ, 0.4 कहां चला गया, वो ऑक्सीजन तो ही है, अपॉन 16। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करके 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ गया। यानी कि y/x कितना आ गया, y/x इज इक्वल टू आ गया 2, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 2x। ये आ गया। यानी कि अब क्या करो, जो आपने माना था MyOX माना था, तो y की जगह क्या रखोगे, 2x, और O की जगह क्या रखोगे, x। क्या रखोगे, x। तो कितना आ गया, M2O आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया, M2O आया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 किधर जाएगा, इस ऑक्सीजन पर जाएगा, और ये किस इधर क्या आएगा, इधर कितना है 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, M पर +1 का चार्ज है और ऑक्सीजन पर डबल निगेटिव का चार्ज है। बात क्लियर, M पर +1 का चार्ज है और O पर डबल निगेटिव का चार्ज है। ध्यान से समझो, M पर किसका चार्ज है, +1 का चार्ज है और O पर किसका चार्ज है, डबल निगेटिव का चार्ज है। यानी कि इतनी बात पता चल गई। अब हमें यहां से क्या क्लियर हुआ कि चार्ज ऑन मेटल कितना हो गया, चार्ज ऑन मेटल
आ गया +1, कितना आ गया +1। अब पूछा किसका फॉर्मूला है, मेटल फॉस्फाइड का, यानी कि मेटल पर चार्ज क्लियर होना बहुत जरूरी था, कितना आएगा। तो देखो भाई क्या है, मेटल M है और फॉस्फाइड कितना होता है HPO3 पर कितना निगेटिव, डबल निगेटिव, कितना निगेटिव, डबल निगेटिव होता है। ठीक, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इस पर कितना चार्ज है +1, तो क्या बनाएगा M2HPO3, ये क्या आ गया, मेटल फॉस्फाइड आ गया। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, पेपर में पूछेगा आपसे, ठीक है। हाँ, कभी भी अगर आपसे पायरोफॉस्फेट बोला जाए क्वेश्चन में, तो उसका भी फॉर्मूला लिख लो, PyRO, पायरो फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट क्या होगा, P2O7 पर डबल निगेटिव, पर 4 निगेटिव, सॉरी 4 निगेटिव। क्या होगा, 4 निगेटिव। आगे समझो, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन एक और, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबने सुने होंगे, प्रोटॉन किसी ने जल्दी नहीं सुना होगा, एंड न्यूट्रॉन जल्दी नहीं सुना होगा, इन 4 ग्राम मीथेन, यानी कि CH4। क्लियर, कितने होंगे देखो भाई, सबसे पहले 4 ग्राम मीथेन में क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे आप लोग। सब लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे भाई, यानी कि मोल्स कितने आ गए, देखो मोल्स आ गए 4/16, यानी कि 1/4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो भाई कितने होंगे, जल्दी बताओ। इससे पहले क्या बनाओगे, मॉलिक्यूल बनाओ, क्या बनाओगे, मॉलिक्यूल बनाओ। कभी भी इलेक्ट्रॉन पूछेगा उससे पहले Na से मल्टीप्लाई करके क्या बनाओगे, मॉलिक्यूल बनाओगे। मॉलिक्यूल बनने के बाद अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1/16 इंटू Na इंटू कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 4, तो कितने आ गए ये 1/16, सॉरी ये 1/16 नहीं होगा, कितना है 4/16, ये हो गया बेटा 1/4, कितना हो गया ये 1/4, यहां भी बेटा ठीक करिएगा, ये भी कितना हो गया 1/4, बेटा ये भी कितना हो गया 1/4 हो गया, गलती हो गई थी लिखने में, 1/4, ये कितना आ गया 10 इंटू Na, ये क्या आ गया बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि आ गया 2.5 Na, ये आ गए, क्या आ गए 2.5 Na, ये थोड़ा नीचे को लिखो, ऐसा लगेगा कि ए पता नहीं क्या है, Na, ठीक, यानी क्या आ गए Na आ गए। अब 2.5 Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब नंबर ऑफ अच्छा, किसी में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन की अगर बात करें तो देखो भाई प्रोटॉन में, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या आएंगे, प्रोटॉन आएंगे, यानी कि प्रोटॉन भी सिमिलर हो गए। अब थोड़ी कहानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की समझना, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई, ध्यान दो, हमारे पास है CH4 है, जैसे क्या ये, अब हाइड्रोजन के पास तो कोई न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो कितने न्यूट्रॉन बचे हैं, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, देखो, और एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 12 में से 6 जाएंगे तो भगवान की दया से 6 बचेंगे, यानी कि कितने हो गए, 6 हो गए, 6 न्यूट्रॉन
पर मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन लिखा है पर मॉलिक्यूल, NEUT डॉट, ये लिखा है न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन पर मॉलिक्यूल। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो देख लेना, 6 न्यूट्रॉन पर मॉलिक्यूल। अब यानी कि अगर हम आपसे बात करें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो कितने आएंगे, ध्यान समझना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1/4 इंटू Na और इंटू 6। ठीक, ये क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए, और ये क्या आ गया, आंसर आ गया आपका। क्लियर बात। अब मैं एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूं, घर से करना है। ठीक, उस क्वेश्चन में कितना चेंज है, यहां पर चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा। यहां पर है 34 ग्राम अमोनिया, क्या है, 34 ग्राम अमोनिया। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन डिक्टेट भी करता हूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये आपको खुद घर से कैलकुलेट करना है, इसे मैं नहीं कराऊंगा बोर्ड पर। सब लोग क्लास में, सारे बच्चे यहां बैठे हुए, सब लोग की कॉपी में कल होना चाहिए, मैं देखूंगा, चेक करूंगा। हाँ, और रामलाल लेके आऊंगा, ध्यान रखना, वो रखा रहता जो मोटा वाला डंडा। अगर कोई भी क्वेश्चन करके नहीं लाया तो देखो, इसको रफ कर देते हैं, ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो, देखो भाई, अब जो टॉपिक पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी लगेगा, कुछ भी पढ़ोगे लगेगा। क्या नाम है उसका, लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट, क्या नाम है, लिमिटिंग रीजेंट। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है। मैं भैया मुझे कठिन ज्यादा आता नहीं है, मैं बताता हूं, मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहती है मैं कितना सरल लिखाऊं और कितना आसान पढ़ा दूं बच्चों को। ठीक, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, छोटी सी बात लिख रहा हूं, लिमिटिंग रीजेंट कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट। क्या लिखा मैंने, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट। देखो भाई, बहुत सिंपल वर्ड में लिख दिया, यानी कि मिनिमम जो वैल्यू होगी रिएक्टेंट की वो क्या बनेगी, LR। ये LR कुछ और नहीं है, ये क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। देखो भाई, बात क्लियर यहां तक, ठीक। अब आगे चलते हैं, समझो जरा कहानी को समझना। यानी कि अगर बात करें कि मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, LR हो गई। क्या हो गई, LR हो गई। इनकी लिमिटिंग रीजेंट हो गया, वो क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट। अब देखो कैसे, एक पॉइंट नोट करो, पहले लिखो उसे, चाहे मैं जैसे बोल रहा हूं। अगर वेट दिया है, अगर ऐसे लिखो, वेट दिया है, अगर वेट दिया है, पता है बहुत अंग्रेजी आती है, लिख लो जैसा लिखा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़नी है, इंग्लिश नहीं पढ़नी है। अगर वेट दिया है तो पहले मोल बनाओगे, तो पहले मोल बनाओगे, बनाओगे पहले क्या बनाओगे, मोल बनाओगे। उसके बाद स्टैक्यूमीट्री कॉफिशिएंट से डिवाइड करोगे। भैया गलती मत कर देना, क्योंकि मैंने देखो क्या लिखा है, पहले अगर वेट दिया है
अब ये नहीं मोल दिया है तो उसको वेट बनाने में लग गए ना। अगर वेट दिया है तो पहले उसे मोल बनाओगे, उसके बाद स्टैक्योमीट्री से डिवाइड करोगे, तो जब जो आएगा वो क्या होगा, एल आर होगा। क्या होगा, एल आर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखो अभी वैसे मान लो क्या लिखा मैंने, एग्जाम्पल नंबर 1, ए गैस है प्लस बी गैस है और मिल रहा है सी प्लस डी गैस। अब भैया एक बात बताओ, एक बात पूछे अच्छा आपसे, आपके घर में मान लो चाय की पत्ती है, क्या है, चाय की पत्ती है और नमक है, तो दोनों में से पहले कौन खत्म होगा। देखो ये महान आत्मा क्लास में बैठकर बोल रही है कि सर सब्जी ज्यादा बनती है तो नमक जल्दी खत्म होगा। बताओ क्या ऐसा है क्या। मैं कहता हूं लो सुबह शाम तक मैं तो चाय बनाऊंगा तो पत्ती पहले खत्म हो जाएगी। तो जब तक ध्यान दो, जब तक किसी का वेट या किसी के मोल, किसी का अमाउंट ना दिया गया हो, तब तक आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते कि भैया पहले नमक खत्म होगा कि पहले चीनी खत्म होगी। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहां पर ए और बी का कुछ भी अभी अमाउंट नहीं पता है, तो अभी आप कुछ भी नहीं बता सकते। बात क्लियर। अब देखिए आप आगे समझिएगा, देखिएगा। अब अगर मैंने अगली बात लिखी कि 3A गैस है प्लस 2B गैस है और मिल रहा है C प्लस 7D गैस, सॉरी 2D, ये 2D, ठीक। इसके दिए हैं 6 मोल, सॉरी, और इसके दिए हैं 10 मोल, ठीक। तो मैंने पूछा कौन एलआर होगा, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका स्टैक्योमीट्री कितना है, 3 है, कितना है, 3 है, तो 6 अपॉन क्या हो गया, 3 हो गया, ये कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2, और ये हो गया 10 अपॉन 2 हो गया, तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। तो कौन कम है कौन ज्यादा है, 5 ज्यादा है और 2 क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा, एल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट, यानी कि ए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो देखो क्या है, इतनी बात अब समझना ध्यान से आगे। अब और सारे एग्जांपल लिखता हूं, खूब सारे एग्जांपल लिखता हूं, बिल्कुल लिमिटिंग का कंसेप्ट ही क्लियर कर दूंगा यहां पर, ठीक। ये सब मैं रफ कर देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा, ध्यान से समझो। देखो आगे समझना, देखना भाई ध्यान से। देखो ए है गैस है, बी के 5 मोल है, स्टैक्योमेट्री, सी गैस प्लस 3D, ये दिया है 10 मोल, ये दिया है 13 मोल, ठीक। और आपसे पूछा गया कि कौन एलआर होगा, तो देखो इसका स्टैक्योमेट्री कितना है, 1 है, तो ये हो गया 10 अपॉन 1, और ये हो गया 13 अपॉन 5, तो ये क्या हो गया, एल आर हो गया। क्या हो गया, एल आर, यानी कि लिमिटिंग रीजन। ये वैल्यू क्या है, छोटी है। अगला देखो, ए है 3A गैस है प्लस 5B गैस प्लस 2C गैस प्लस 3D, ये बना। इसके मोल दिए हैं 10 मोल, इसके भी दिए हैं 10 मोल, और आपसे पूछा है कौन एलआर बनेगा,
तो 10/3 हो गया, ये 10/5 हो गया। ठीक, तो 10/3 छोटा होगा कि 5/10 छोटा होगा, सॉरी 10/5 छोटा होगा, तो 10/5 क्या होगा, छोटा होगा। तो ये क्या बन गया बेटा, लिमिटिंग रीजेंट बन गया। जो वैल्यू जितनी छोटी आती चली जाएगी वो क्या बनता चला जाएगा, LR बनता चला जाएगा। और देखो जैसे H2 है प्लस O2 है और बन रहा है H2, यानी इसको कर दो हाफ O2, H2O बन रहा है। क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। रुको एक सेकंड रुकना जरा, इसको लो, N2 है प्लस गैस 3H2 है गैस और बन रहा है 2NH3 अमोनिया भी गैस बन रहा है। ठीक, ये दिया है 28, कितना दिया है 28 ग्राम, कितना दिया है 28 ग्राम। ये कितना दिया है 2 ग्राम। ठीक, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, वेट होगा। मैंने क्या लिखा था ट्रिक में कि सबसे पहले मोल बनाओगे, तो 28/28 ये मोल आ गए, कितने आ गए 1। हाइड्रोजन के ग्राम कितने हैं 2, कितने हैं 2, और एक का वेट कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो गया 2, तो ये भी कितने आ गए 1 आ गए। अब इसका स्टैक्योमेट्री है 1 और इसका स्टैक्योमेट्री है 3, तो ये कितना आ गया 1/3 आ गया। यानी कि बताओ 1/1 1 ही रहेगा, 1/1 1 ही रहेगा, तो 1/3 क्या हो जाएगा, ज्यादा छोटा हो जाएगा। और अगर 1/3 ज्यादा छोटा है तो ये क्या बन गया, लिमिटिंग रीजेंट बन गया। क्या बन गया, लिमिटिंग रीजेंट बन गया। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा पहले आराम से। क्वेश्चन लिखिए, 7A गैस प्लस 5B गैस 5C गैस प्लस 3D गैस, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक, लिखिए, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स A, B, C एंड D, A, B, C एंड D। A के मोल्स दिए हैं 15 और B के मोल दिए हैं 13। A के मोल दिए हैं 15 और B के मोल दिए हैं 13। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करोगे, LR निकालोगे। सबसे पहले 7A प्लस 5B, यहां से आंसर लिखते हैं, प्लस 5C और प्लस 3D, ये हो गया। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो, ध्यान समझना, अब ध्यान दो, यहां पर इसके कितने मोल हैं 15 और अपॉन 7, और इसके कितने हैं 5 अपॉन, सॉरी इसके कितने 13 अपॉन 5, ये कितना आ गया 7 2 जा 14, कितना आ गया, बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 7 1 जा 7, ये कितना आया, ये कितना आएगा 5 2 जा 10, बचा 3, 5 6 जा 30। बताओ कौन LR हो गया, ये हो गया आपका लिमिटिंग रीजेंट। क्या हो गया, ये लिमिटिंग रीजेंट। अब ध्यान से समझना, इधर बचपन में आपने एक चीज पढ़ी थी, मैंने फिर बताया था शुरुआत में ही, एक आदमी एक काम को 4 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 1 दिन में करता है, तो उसी काम को दोनों आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे, बताओ भैया। ऐसे वाले क्वेश्चन बचपन में खूब करे थे, यही लगाना है इसमें बस। अब ध्यान दो इधर, अब इस पे आ जाते हैं, जैसे इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, दिखाई दे रहा होगा, मैं साइड हो गया। अब देखो, अगर A के 7 मोल थे तो B के कितने मोल की जरूरत पड़ रही थी, 5 मोल की। यानी कि A पूरा का पूरा खत्म हो गया था, A पूरा का पूरा खत्म हो गया था। और इस सर हमें कैसे पता चलेगा, तो भैया ये क्या LR है, ये क्या है LR है। जब ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बोलो भाई, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। बात क्लियर। ठीक, अब देखो आगे ध्यान समझना, अगर ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, अब अगर ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो अब यूनिटरी देखो थोड़ा सा,
जब आप ए के 7 मोल ले रहे थे, कितने ले रहे थे 7, तो बी के कितने मोल की जरूरत पड़ रही थी 5 मोल की, तो एक के लिए कितने की पड़ेगी 5/7 की पड़ेगी। कितनी पड़ेगी 5/7 की पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई। जब ए का 7 मोल लिया था और ये पूरा का पूरा खत्म हो गया था, तब बी के कितने मोल की जरूरत पड़ रही थी 5 मोल की, फिर एक के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी 5/7 की। बात यहां तक क्लियर। अब देखो आगे, अब अगर ये एलआर हो गया तो ये तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये क्या बन गया 0 बन गया। ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 13/5 कितना हो जाएगा 13/5, बोलो भाई 13/5 होगा क्या, जल्दी बताओ कितना होगा। नहीं भैया, कितने मोल थे, यही गलती मत कर देना, ध्यान देना। कितने मोल थे इनिशियली 13 मोल थे। कितने थे 13, कहां गए देखो, कितने थे 13 थे। तो 13 माइनस कितना करोगे 5/7, जो मोल आएंगे तो वो किसके आ जाएंगे बी के आ जाएंगे। ए के 0 आ गए, बी सी पे आओ। सी का स्टोइकियोमेट्री कितना है 5, और कितने मोल थे 5/7, तो क्या करो 5 × 5/7 कर दो। यहां पर स्टोइकियोमेट्री कितना है 3 × 5/7 कर दो, और ये हमारे क्या आ गए आंसर आ गए। कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करने का, यानी कि भाई एलआर कैसे किसके मोल्स निकालोगे किसी भी क्वेश्चन में। बात क्लियर समझ में आई। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, अगला क्वेश्चन लिखता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, मैं नोट करिए इसको, समझो आगे। अगला क्वेश्चन लिखो 4A गैस प्लस 5B गैस मिल रहा है 6C प्लस 7D। उसके आगे लिखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, B, C एंड D। अब देखो A के दिए हैं 10 मोल और B के दिए हैं 15 मोल। मोल है तो 10 अपॉन आ गया 4 और ये आ गया 15/5। देखो भाई ये आ गया 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और ये आ गया 3, यानी कि ये क्या हो गया हमारा एलआर हो गया, लिमिटिंग रीजन। अब देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, इधर को साइड में समझा रहा हूं। जब आप अब देखो जो पूरा का पूरा खत्म हो जाए ना, पूरा का पूरा खत्म, उसको ऐसे लिख लिया करो इधर साइड, ठीक, यानी कि पूरा का पूरा खत्म हो गया, यानी कि 4 था ए, 4A था, 4 मोल मतलब 4 थी स्टोइकियोमेट्री, यानी कि जब इसके 4 मोल थे तब इसके कितने मोल लेने पड़ रहे थे 5 मोल लेने पड़ रहे थे। ऐसे लिखो, कभी गलत नहीं करोगे। और 1 मोल जब ए का 1 मोल लोगे, क्योंकि हर सभी चीजें 1 में निकालते हैं, तो कितना हो गया 5/4 मोल हो गया, यानी कि ए पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो ये कितना बचा 0 बचा। इसके कितने मोल थे 15 थे। अब ये मत कहना 15/5, ये आप 15/5 एलआर को चेक करने के लिए करते हो, लिमिटिंग रीजन को चेक करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 15/5 यहां ले लोगे तो गलत हो जाएगा। कितना है मोल, कितने 15, तो हमारे पास कितने मोल थे 15, और ये कितना आ गया 5/4 आ गया। तो प्रोडक्ट में कितना होगा जल्दी बताओ, प्रोडक्ट में कितना होगा, देखो 6C और D, ठीक है 6C और D की बात चल रही है, ध्यान देना जरा, ठीक। ये लिख लो, इसको लिख लो, चाहे मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं इधर से, और इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से समझना। यहां पर ताकि 4 अगर था तो इसकी 5 की जरूरत थी, और ये 1 है तो ये 5/4 आ गया। इधर लिख दिया साइड, देखो। तो अब देखो C कितना होगा भाई, C देखो कितना हो जाएगा, और ये सारी की सारी कहानी T इज इक्वल टू ये मुझे मोल दिए होते हैं, ये T इज इक्वल टू 0 पर होता है सब कुछ। ध्यान रखना, पीछे भी जितनी बातें की हमने सब किस पे हो रही है, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर। अब ध्यान दो 6C, अब देखो यानी कि 6 इंटू कितना हो जाएगा 5/4, ये कितना हो जाएगा D 7 इंटू 5/4, क्या आ गए इनके मोल आ गए। अब मैं जो क्वेश्चन लिखने दे रहा हूं मैं आपको, वो आपको खुद करना है, घर से करना है। मैं इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को लिख, पहले इसको नोट करिए क्लास में, जल्दी नोट करो सारे लोग, जल्दी लिखो क्वेश्चन Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3। ध्यान समझना बात,
जब क्वेश्चन आएगा पेपर में अपन लोग के, तो वो रिएक्शन लिख के नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तब तक जब आप पेपर देने जाते हो तो कोई चैप्टर छोड़ के तो जाते नहीं हो, तब तक आप ऑर्गेनिक भी पढ़ चुके होगे, इनऑर्गेनिक भी पढ़ चुके होगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ चुके होगे। ये अभी रिएक्शन इसलिए लिख के दी कि अभी आपने 11th में आपको नहीं पता कि कौन सी रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है? तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक। ए के दिए हैं 5 मोल और बी यानी BaSO4 के दिए हैं 10 मोल। एक चीज होता है, अगर रिएक्शन बैलेंस ना हो, पॉइंट नोट करो, जल्दी लिखो क्लास में सारे लोग, अगर रिएक्शन बैलेंस ना हो तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद लिमिटिंग रीजेंट निकालेंगे। लिख लो, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद लिमिटिंग रीजेंट निकालेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप डायरेक्ट करने लगे और आपने लिमिटिंग रीजेंट पर ध्यान नहीं दिया, आपने रिएक्शन की बैलेंसिंग पर ध्यान नहीं दिया, तो क्वेश्चन आपकी सब मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये क्वेश्चन आप पूछा वेट ऑफ BaSO4, कुछ कठिन नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। अगर जिसका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना। अगर नहीं आएगा आंसर, मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। सब लोग घर के लिए लिख लो क्वेश्चन, क्लास वाले तुम लोग भी लिखो, सभी लोग लिखो, ठीक। अब हम लोग मिलेंगे, लिमिटिंग रीजेंट की कहानी लगभग खत्म हो गई है, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।